हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। तो मित्रों, हमने पहली वीडियो में जो डिस्कस किया था वो हमने कैरेक्टर्स के बारे में किया था कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे में जो कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से लिए, कौन कौन से वो 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल साहब ने लिए। मैंने उसके लिए बताया भी था आपको, फल फूल फली और एक पौधा खुद, जिस पर ये तीनों चीज़ें लग रही है, वो कैरेक्टर्स लिए गए। ठीक है। अब मित्रों, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे एस ब्लिक्स्ट साहब। एस ब्लिक्स्ट इन्होंने कैरियोटाइप ऑफ पी प्लांट दिया। कैरियोटाइप ऑफ पी प्लांट। मतलब बॉटम लाइन ये है कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट होता है मटर का, उसके अंदर जो डिप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम, मतलब अगर डिप्लॉइड सेल देखें तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 7 पेयर्स होते हैं। 2n सेल के अंदर या कोई सेल डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड सेल को मतलब 2n से डिनोट करते हैं। हो गए उसमें 7 पेयर्स, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो टोटल कितना होगा, 14 क्रोमोसोम्स। मैं ये लिख सकता हूं 14 क्रोमोसोम्स। तो जाहिर सी बात है, अगर डिप्लॉइड सेल में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड सेल में कितने होंगे। डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल में हो गए 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 14 क्रोमोसोम्स। पेयर में एक पेयर में 2 होते हैं इसमें। तो बात आती है हैप्लॉइड सेल में कितने होंगे। हैप्लॉइड सेल होंगे मित्रों n, जो होती है गैमेटिक सेल। हैप्लॉइड सेल ये गैमेट्स होंगे, गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ठीक है। तो मतलब हैप्लॉइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होंगे वो पेयर में तो मौजूद नहीं होंगे। हम डिस्कस करेंगे मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है। तो आपको इतनी तो इन्फॉर्मेशन होगी कि हैप्लॉइड सेल में पेयर्स में क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते, तो क्रोमोसोम होंगे 7। पेयर ना लेकर केवल क्रोमोसोम्स लगेंगे, क्रोमोसोम्स 7 क्रोमोसोम्स। तो ब्लिक्स साहब ने यही बताया कि मटर के अंदर जो क्रोमोसोम है वो होते हैं 14। बताया नहीं, बल्कि पता है, तो उनको भी पता था पहले से ही। मतलब ब्लिक्स साहब की डिस्कवरी ये नहीं थी कि इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं, ये नहीं बताया। ब्लिक्स साहब ने जो बताया मैं वो बताता हूँ क्या बताया। ये तो जनरल बातें हैं कि मटर के पौधे के अंदर डिप्लॉइड सेल में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। गैमीट के अंदर जो होंगे वो 7 क्रोमोसोम्स होंगे। अब बात आ जाती है, हम ब्लिक्स साहब के काम पर आ जाते हैं जरा, कि ब्लिक्स साहब ने क्या बताया। ब्लिक्स साहब ने ये बताया था मित्रों कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन बैठा है। बात को समझिए, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन बैठा है, ये बताया था ब्लिक्स साहब ने। बाकी मटर से जो रिलेटेड बातें छोड़ो, जब में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड सेल में होंगे तो 7 होंगे। ठीक है। तो मित्रों, जो क्रोमोसोम नंबर बताया उन्होंने ये कहा कि क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, एक 4th
5th 7th ये क्रोमोसोम होंगे क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन होगा, इस पर एक तो सीड के कलर को कंट्रोल करने वाला जीन होगा इस पर, और एक होगा इस पर फ्लावर कलर। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 पर 2 करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन मौजूद होंगे, और वो 2 करैक्टर कौन से हैं? एक सीड कलर है और एक फ्लावर कलर है। क्रोमोसोम नंबर 4 पर जो होगा, तो क्रोमोसोम नंबर जो 4 पर होगा, एक तो होगा करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन जो फ्लावर पोजीशन को करेगा, फ्लावर पोजीशन। एक करेगा, एक जो करैक्टर होगा वो होगा पोड शेप एंड, और पोड शेप के बाद एक होगा इस पर प्लांट हाइट का जीन, प्लांट हाइट जीन, प्लांट हाइट आ जाएगी। तो 3 करैक्टर वाले जीन इस पर है, एक फ्लावर पोजीशन, पोड शेप एंड प्लांट हाइट जीन या प्लांट हाइट करैक्टर वाला जीन इस पर। तो मित्रों जो इस पर आएगा फिफ्थ वाले क्रोमोसोम पर, ये फर्स्ट है, ये 4th है, ये 5th है, ये 7th। तो 5th पर जो मौजूद होगा वो होगा जो पोड शेप को कंट्रोल करता है जीन वो। तो इस पर जो करैक्टर है मैं बोल सकता हूं वो होगा पोड शेप को कंट्रोल करने वाला जीन अगर इस पर मौजूद है तो वो करैक्टर मैंने लिख दिया 5th पर पोड शेप। ठीक, इस पर 7th पर जो मौजूद होगा मित्रों, 7th पर मौजूद होगा सीड शेप। सीड की शेप कैसी है इस बात को कंट्रोल करने वाला जीन मौजूद होगा 7th क्रोमोसोम पर। ये सारी बातें बिलिप्स साल में बताई। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो करैक्टर बैठे हैं वो बैठे हैं 2, एक तो सीड कलर और फ्लावर कलर। क्रोमोसोम नंबर 4 पर जो करैक्टर बैठे हैं, मतलब करैक्टर बैठने का मतलब है कि करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन बैठा है। तो 4th क्रोमोसोम पर जो जीन मौजूद है वो करता है कंट्रोल फ्लावर पोजीशन को। एक जीन बैठा है जो पोड शेप को कंट्रोल करेगा, एक जीन बैठा है जो प्लांट की हाइट को कंट्रोल करेगा। क्रोमोसोम नंबर 5 पर जो जीन बैठा है वो पोड शेप को कंट्रोल करेगा, और एक जो बैठा है क्रोमोसोम नंबर 7 पर वो कंट्रोल करेगा सीड से। ये बताया था बिलिप्स साहब। मित्रों दिमाग में याद रख लोगे, इसको रख सकते हो। तो मुझे लगता है मित्रों इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहोगे गुरुजी ये तो फिर वही बात आ गई, हमें फिर से रटना पड़ेगा बार बार, और ये तो मामला बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बड़ा कंफ्यूजन मामला है। तो मित्रों आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको बताता हूँ, बस आप ध्यान से अटेंटिव होकर देखते रहना, मेरी बात को सुनते रहना। सारी की सारी चीज कहाँ पर मौजूद है अपने आप बता दोगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ बिना कोई दिमाग पर जोर डाले। देखते रहिएगा, देखो क्या है। मित्रों आप सब लोगों ने सेल देखा होगा, सेल जो बड़ी घड़ी होती है जो उसमें लगता है, रिमोट में लगता है, वो सेल देखे हैं सभी लोगों ने, हम सभी जानते हैं वो सेल।
चलिए मैं वो सेल थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। वो सेल मैंने बनाया। अब मित्रों आप क्या चीज ऑब्जर्व करते हो सेल के ऊपर? सेल में दो चीज होती है, एक तरफ लिखा होता है पॉजिटिव और एक तरफ लिखा होता है नेगेटिव। मतलब सिंबल होते हैं पॉजिटिव और एक तरफ होता है नेगेटिव। इससे तो आप सभी परिचित हैं। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है या माइंड में ये रखना है हमें, क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा जीन बैठा है जो किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। समझिए बात, हमें याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर तो मैंने बता दिया था, जैसे कि 1 पर बैठा है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर है, क्रोमोसोम नंबर 5 पर है, क्रोमोसोम नंबर 7 पर है। पहली बात तो यही याद रखना है कि कौन कौन से क्रोमोसोम है जिन पर है। फिर उस पर यह भी याद रखना है कि उस पर जो क्रोमोसोम पे बैठा है वो कौन सा जीन बैठा है, कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन बैठा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो बता दो। तो मित्रों मैंने बोला कि आपने सेल देखा है, एक सेल होता है, सेल मैंने बना दिया, उसमें आपने 2 निशान देखे होंगे, एक पॉजिटिव देखा है, एक नेगेटिव देखा, मानते हो? तो मित्रों क्रोमोसोम हमारे जो मेंडल साहब ने कैरेक्टर लिए थे वो लिए थे 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर। और ये कोइंसिडेंस की बात है कि मटर के अंदर डिप्लॉइड सेल में 7 पेयर्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के, और हैप्लॉइड सेल में 7 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। मतलब 7 का कॉम्बिनेशन बन गया। वहां 7 कैरेक्टर है और यहाँ पर 7 क्रोमोसोम्स हैं हैप्लॉइड सेल के अंदर। तो एक कनेक्टिविटी बन जाती है यहाँ पे कि 7 का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी याद रख सकते हैं कि एस ब्लिक साहब ने, या ये भी याद रख सकते हैं मटर के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, इजीली याद रह जाएगा, क्योंकि मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर्स मान लिए थे और जो कैरेक्टर 7 लिए थे उतने ही क्रोमोसोम मौजूद होते हैं हैप्लॉइड सेल के अंदर। और सेल डिप्लॉइड होगी तो डिप्लॉइड पेयर्स में मौजूद होती है, तो 7 पेयर्स हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मित्रों 7 को मैं क्रोमोसोम नंबर 1 मैंने ये लिख दिया, 7 कैरेक्टर, 7 को मैंने बीच में भी कुछ नहीं लिख रहा। इस तरह से आप दिमाग में रखिए, ये फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट जीन है, ये 7 जीन नहीं, सॉरी क्रोमोसोम। 7 क्रोमोसोम होते हैं, पहला क्रोमोसोम 7 क्रोमोसोम। अब मित्रों ये देखिए, आपको इस सेल के अंदर डिजिट कितनी दिखाई दे रही है? 2 डिजिट दिखाई दे रही है, एक ये वैलिड। 2 डिजिट अगर आपको दिखाई दे रही है, टोटल डिजिट आएंगे यहां पर 4। ठीक है, कितने डिजिट है? 2। 7 में से 2 गए तो कितने? 2 डिजिट है। 7 में से माइनस करिए 2, 5। क्लियर? 5th डिजिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपको कितनी डिजिट नजर आ रही है? अब आपको नजर आ रही है 3 डिजिट। तो एक बार उस टर्मिनल से जो निशान था हमने वो किया, उस डिजिट को माइनस कर दिया तो 5th आ गया। 3 डिजिट दिखाई दे रही है, 3 को प्लस कर देंगे इसमें। तो मित्रों यहां पे 1 और 3 कितना हो जाता है? 4। मतलब क्रोमोसोम आ गया ये लिख दीजिए। अब ये लिख दिया, अब सारी चीजों को मिटा दें। हो गया। आ गया कि ब्लिक साहब ने जो बताया कौन कौन से क्रोमोसोम पर बताया था? 1 पर मौजूद है, 4 पर मौजूद है, 5 पर मौजूद है, 7 पर मौजूद है। इस तरह से इस ट्रिक के जरिए तो ये याद रख सकते हो आप कि एक्स ब्लिक साहब ने कौन कौन से क्रोमोसोम पर बताया था। अब बात आती है क्रोमोसोम की
कि कौन सा क्रोमोसोम पर कौन सा कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन बैठा है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ, आपके दिमाग में ट्रांसफर करता हूँ। देखिए कैसे, मतलब जब हमने कैरेक्टर की बात की थी तो कैरेक्टर की बात करते टाइम हमने एक चीज बताई थी कि कैरेक्टर को आप अपने दिमाग में रखें इस ट्रिक से, फल, फूल, फली और खुद प्लांट, खुद पौधा, ये तो आपको पता ही हो। फल के 2 कैरेक्टर थे, फूल के 2 कैरेक्टर थे और फली के 2 कैरेक्टर थे, और एक कैरेक्टर इसका था, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। तो 6 कैरेक्टर तो ये थे प्लस 1 ये हो गया, तो टोटल कैरेक्टर 7 थे। अब इन 7 कैरेक्टर को ही हमें अरेंज करना है इस नंबर पे जो ये दिया है, ठीक है, करते हैं देखिए। तो मित्रों इस कॉम्बिनेशन को पहले दीजिएगा, मैं इस तरह से लिखता हूं, फल और फूल के कैरेक्टर इस पर आएंगे, उसके बाद फूल और फली का कैरेक्टर इस पर आएंगे, फूल और फली का कैरेक्टर इस पर आएंगे, बल्कि फली का कैरेक्टर भी नहीं, ये भी मैं ये बताता हूं, फूल, फल, फूल, फली और प्लांट खुद, इसके कैरेक्टर इस पर है। एक बार फिर से सुनिए, पहले हमने फल लिखा, फूल लिखा, फली लिखा, प्लांट लिखा। पिछली वीडियो में तो मैंने डिस्कस किया था कि 2 कैरेक्टर इसमें होते हैं, 2 कैरेक्टर इसमें होते हैं, 2 कैरेक्टर इसमें होते हैं, पौधे का एक अपना कैरेक्टर, वो तो टोटल कैरेक्टर होते हैं 7। हम इस तरह से कैरेक्टर्स को दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैंने भी बताया आपको कि इन चीजों की अरेंजमेंट आप इस तरह से, कौन कौन से वो क्रोमोसोम है, ब्लिक साहब ने जो बताए थे उनको कैसे दिमाग में रखना है, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, वो सेल वाला करके आप ये अरेंज कर देंगे, हो गया। अब अरेंज करना है हमें इन पर कि कौन सा क्रोमोसोम को कंट्रोल करने वाला जीन बैठा है, ठीक है। तो मित्रों इस पर बैठा है इन 2 चीजों के लिए, इस पर इन 2 चीजों के लिए बैठा है। एक कैरेक्टर है इस पर फूल, तो फूल का है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, यहाँ देखो फ्लावर, फूल का कैरेक्टर फ्लावर कलर। और फल का मित्रों मैंने बताया था कि जो फल वाला मामला है, फल में हम मटर के पौधे में फल को याद रखेंगे जो हम उसका हिस्सा खाते हैं उसके हिसाब से, और मटर में पौधे में मटर का जो पौधा है उससे कौन सा पार्ट हम खाते हैं, उसका खाते हैं हम सीड, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सीड हम खाते हैं। तो फल की जगह हम लेंगे सीड का, लिखा था मैंने, फल की जगह, फल तो हम नहीं खाते पूरा, क्योंकि फल तो एक्चुअल में फ्रूट होता है और फ्रूट पूरा फली है, तो पूरी फली थोड़ी खाते हैं हम, क्या खाते हैं, सीड। तो फल की जगह क्या है, सीड, तो एक सीड का कलर मैंने बोला ना, फल और फूल के कैरेक्टर इस पर लिखने हैं, तो फ्लावर कलर और फल का कैरेक्टर सीड कलर इस पर आ। अब बात है इस पर लिखने हैं फूल, फली और खुद पौधा। तो फूल का कैरेक्टर लिखना है, फूल भी आ रहा है ना इसमें, मतलब ये कॉम्बिनेशन इसके साथ जाएगा और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ जाएगा, इन 2 का कॉम्बिनेशन इसके साथ और इन 3 का कॉम्बिनेशन इसके साथ है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब देखिए तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, फूल, फली और पौधा, मतलब प्लांट, फूल का कैरेक्टर। अब देखो जो फूल का कैरेक्टर था, फूल के कैरेक्टर तो 2 थे,
मैंने लिखा फूल के कितने कैरेक्टर 2, एक ऑलरेडी आ चुका है तो बचा क्या, एक बचा एक ना भाई, एक तो आ चुका है तो बचा क्या, एक कैरेक्टर। तो वो जो कैरेक्टर बचा है वही इस पर आएगा। तो यहां पर आएगा फ्लावर पोजीशन। जो फ्लावर की पोजीशन को कंट्रोल करता है वो जीन बैठा है क्रोमोसोम नंबर 4 पर। अगला फली, पोड, फली बोले तो पोड। तो पोड का जो बैठा है जीन, पोड के कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो जीन बैठा है वो बैठा है मित्रों इस पर पोड शेप वाला, पोड शेप वाला। और एक पौधा खुद, तो एक आ गया प्लांट हाइट, प्लांट हाइट। देखिए 3 कैरेक्टर्स पर आते हैं, 2 कैरेक्टर्स पर मौजूद हैं, 3 कैरेक्टर्स पर मौजूद हैं। तो कैरेक्टर टोटल हो कितने गए, 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर हो गए ना। तो यहां तक हम देखेंगे क्या फूल का मामला खत्म हो चुका, मान लिया। पौधे का मामला भी खत्म हो चुका क्योंकि पौधे का एक कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर तक आ चुका है। फूल के 2 कैरेक्टर थे, फूल के दोनों कैरेक्टर आ चुके हैं। अब बचा फल और बचा फली। तो ये है 2 क्रोमोसोम हमारे पास अब भी बचे हैं जिन पर मौजूद होते हैं। अब बात यह है कि 5 कैरेक्टर हो चुके, 2 कैरेक्टर बचे हैं और 2 ही क्रोमोसोम बचे हैं जिन पर हमें बताना है। 5 कैरेक्टर तो हो चुके, 2 क्रोमोसोम बचे हैं और 2 ही कैरेक्टर बचे हैं। तो जाहिर सी बात है अब दोनों के हिस्से में तो एक एक ही कैरेक्टर आ सकता है, नो डाउट एक एक ही कैरेक्टर आएगा दोनों के हिस्सों में, ठीक है। तो इस पर जो मौजूद होता है कैरेक्टर वो मौजूद होता है मित्रों पोड कलर, पोड कलर, पोड का कलर कंट्रोल करने वाला जीन इस पर मौजूद है। एक कैरेक्टर आ गया तो फली का मामला भी खत्म। भाई फली के 2 कैरेक्टर थे, दोनों आ चुके। अब बच क्या गया फूल, वो सॉरी फल, फल बच गया। अब फल का कौन सा कैरेक्टर ले चुके हैं हम ऑलरेडी, हम फल का ले चुके हैं, मतलब सीड का जो हम ले चुके हैं कलर वो ले चुके हैं, वो सीड कलर, सीड का जो कैरेक्टर ले चुके हैं सीड कलर ले चुके हैं। और इसमें फल में 2 कैरेक्टर हैं, सीड कलर ले चुके, तो बचा क्या सीड से रख दिया, सीड। लो मित्रों आपके सामने एक्स ब्लिक्स का कैरियोटाइप मैंने रख दिया, जिसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि उन्होंने कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर पर कौन कौन से कैरेक्टर्स बताए थे, कि कौन से क्रोमोसोम नंबर पे कौन सा कैरेक्टर बैठा है। अब यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, यूजीसी, सीएसआई या नेट में क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जामिनर, जैसे वो ये पूछ सकते हैं। तो मतलब ये तो क्लियर है, मैं इसको तो थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि मैं और चीजें लिख सकूं इस पर। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कैसे, थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं। इसका आइडिया लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन बनेगा मित्रों कि मेंडल के जो कैरेक्टर थे, जो मेंडल के 7 कैरेक्टर्स थे, वो कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर मौजूद थे। कितने, 7 कैरेक्टर थे, तो 7 कैरेक्टर कितने क्रोमोसोम पर मौजूद थे, 4 क्रोमोसोम्स पर। भाई 4 ही तो हुए, फर्स्ट, 4th, 5th, 7th, टोटल कितने 4 क्रोमोसोम्स पर मौजूद है। क्रोमोसोम्स 4 क्रोमोसोम थे, ऑप्शन में मिलेगा 4 पर थे, 3 पर थे, 2 पर थे, 5 पर थे, तो निशान लगाना है कि उसमें इन्वॉल्व थे 4 क्रोमोसोम, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन से कैरेक्टर है या कितने कैरेक्टर है, क्रोमोसोम नंबर 1 पर कितने कैरेक्टर का जीन
कंट्रोल करने वाले जीन बैठे हैं, ठीक है। तो 1 पर कितने थे? 2 कैरेक्टर थे। 4 पर कितने थे? 3 कैरेक्टर थे। 5 पर 1 कैरेक्टर था, 7 पर 1 कैरेक्टर था। वैलिड, ये भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर वो ये पूछ ले कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर बैठा है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया था इस पर जो बैठा है उसके लिए आपको सिर्फ ये सोचना है, क्या लिखता हूं, फल फूल, ये ले लीजिए। इस पर फूल फली प्लांट, बाकी एक कैरेक्टर्स पर आ ही जाएगा। उसको भी सेट करने का तरीका बता दिया। तो मतलब बॉटम लाइन ये है मित्रों कि यहां तक आपको मैं बता चुका हूं और इजीली आपके दिमाग में मैंने ये डाटा ट्रांसफर भी मार दिया है। अब आपके दिमाग से ये डाटा निकलने वाला नहीं है कि क्या क्या मामला था जो एक्सबिक साहब ने बताया था, वो आपको लर्न हो गया। अब मित्रों बात आती है, अब हम जिक्र करते हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले या मेंडेलियन को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ें। बिना टर्मिनोलॉजी के पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये पढ़ पाए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज होगी। टर्मिनोलॉजी जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें टर्मिनोलॉजी आएगी, टर्मिनोलॉजी के ही हिसाब से वो पूछेगा और हम पर वो ही नहीं आती तो मित्रों जेनेटिक्स नहीं सीख सकते। तो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो मित्रों ठीक है। मित्रों जो मेंडल साहब का टाइम था, तो मेंडल साहब ने काम किया था अपना 1856-57 से काम स्टार्ट किया था। 1863 तक काम किया, 65 में पब्लिश हुआ, उसके बाद लोगों के सामने रखा था। तो मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में भी इतना। तो मेंडल साहब ने जब मटर पे काम किया तो मेंडल साहब का टाइम मित्रों वो टाइम था ना तो जीन डिस्कवर्ड था, ना क्रोमोसोम डिस्कवर्ड था, ना डीएनए डिस्कवर्ड था, कुछ भी डिस्कवर्ड नहीं था। ना मियोसिस डिस्कवर्ड थी, ना माइटोसिस डिस्कवर्ड थी। अब आप खुद सोचिए, ना जीन डिस्कवर्ड, ना डीएनए डिस्कवर्ड, जीन डिस्कवर्ड नहीं, डीएनए डिस्कवर्ड नहीं, मियोसिस डिस्कवर्ड नहीं, माइटोसिस डिस्कवर्ड नहीं। उसके बाद कोई बंदा ये कहे कि जी जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस कारण से जाते हैं, ये है उसकी वजह कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में करेक्टर जा रहे हैं उसकी वजह ये है। तो सोचिए मित्रों कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि कुछ भी डिस्कवर नहीं था। उसके बाद मेंडल ने ये बता दिया था कि ये चीजें इस वजह से हो रही है। तो मित्रों था ना मेंडल बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल, इसलिए मैंने बोला कि उनका जन्म जब होना था उससे वो बहुत पहले जन्म ले लिया था, लेकिन पोटेंशियल वही था। तो अपने पोटेंशियल से उन्होंने वो सारी चीजें बता दी। तो मित्रों मेंडल साहब का जब टाइम था कुछ भी डिस्कवर नहीं था। तो मेंडल साहब जीन तो आया नहीं था मार्केट में, जो बोलते जीन है, तो वो टर्म यूज की उन्होंने फैक्टर। क्या फैक्टर? तो फैक्टर टर्म यूज करते थे वो, जीन की जगह वो फैक्टर बोलते थे। और मित्रों एक कारण यह भी रहा था उनका जो काम था वो रिजेक्ट हुआ। ये वजह भी थी क्योंकि उस टाइम उतना पोटेंशियल तो था नहीं जितना मेंडल के पास था, और लोगों के पास उतना पोटेंशियल तो था नहीं। दूसरी बात वो मैथमेटिशियन थे, तो मैथमेटिशियन होने के नाते वो जो बायोलॉजी में जो अपना वो बता रहे थे कि मैंने जो ये काम किया है, और जो उस काम को समझा रहे थे लोगों को, वो एक मैथमेटिकल तरीके से समझा रहे थे। और मैथमेटिकल तरीका जो था बायोलॉजी के फील्ड में बिल्कुल नया था, जिनकी वजह से ये भी लोगों के गले बात नहीं उतरी कि यार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे। तो लोगों की बात भी समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से मेंडल का काम वहां रिजेक्ट कर दिया गया। तो बहुत से मित्रों ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मेंडल का काम रिजेक्ट किया गया। लेकिन जब सन 1900 आया, 1900 में जब 3 साइंटिस्ट ने काम किया, तो तब तक मामला बहुत सुधर चुका था, और तब उनका काम आगे आया, लोगों के सामने आया, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, और उनकी रिसर्च को रीडिस्कवरी ऑफ
मेंडल बोल दिया गया, मतलब तुम्हारी अब डिस्कवरी नहीं, उन तीनों से बोला आपकी डिस्कवरी ना होकर रीडिस्कवरी है, आपने मेंडल के काम को रीडिस्कवर्ड किया है। बैड। तो मित्रों मेंडल साफ फैक्टर यूज करते थे, जीन की जगह जीन यूज नहीं करते थे। दूसरी बात, एक तो टर्म फैक्टर, बाद में इस फैक्टर को जीन बोला, बाद में मेंडल टाइम पर फैक्टर नहीं था पर मेंडल फैक्टर बोलते थे, बाद में फैक्टर को जीन में तब्दील किया, रेफर टू एज जीन, वो बोला जॉनसन साहब। जो जॉनसन साहब थे इन्होंने टर्म दी जीन। क्लियर? जॉनसन साहब ने और भी दिया। जॉनसन साहब ने मित्रों इन्होंने एक तो टर्म जीन दी, इन्होंने एक टर्म जीनोटाइप दिया, एक टर्म इन्होंने फिनोटाइप भी दिया। फिनोटाइप, ये तीन टर्म जॉनसन साहब ने दी थी। इसको मित्रों अपने माइंड में रखना। तो फैक्टर बात करते थे मेंडल साहब, फैक्टर को जीन बोला, पहली बार टर्म दी जॉनसन साहब ने, तो ये हो गया। उसके बाद आता है मित्रों जीन की बात करते हैं कि जीन क्या है, जीन पर आ जाते हैं। जैसे कि जॉनसन साहब ने जो टर्म दी जीन क्या है ये समझिए मित्रों। जीन हम डीएनए के उस पोर्शन को बोलते हैं, मान लीजिए डीएनए है, ये डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वैसे तो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है पर रफली आप हाइपोथेटिकल थोड़ा समझिए इस बात को कि ये डीएनए है। डीएनए का ऐसा सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट, वो सेगमेंट नहीं कोई भी सेगमेंट, डीएनए का सेगमेंट, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, कोई भी सेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करे इन फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, अपने आप से बनवाए, एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और जब पॉलीपेप्टाइड बने और इस पॉलीपेप्टाइड ये रोल प्ले करे, प्ले रोल इन दी प्ले रोल इन द फिनोटाइप, और ये पॉलीपेप्टाइड जो बने, जो प्रोटीन बने, वो फिनोटाइप में अपना रोल प्ले करे, किसी भी तरीके से करे वो एक अलग बात है, किसी भी पाथवे से करे, किसी प्रोसेस से करे, कैसे भी करे वो एक अलग बात है, बट किसी भी फिनोटाइप के डेवलपमेंट में रोल प्ले करे, प्ले रोल इन द फिनोटाइप डेवलपमेंट, ये इन द फिनोटाइप डेवलपमेंट। यहां तक मित्रों क्लियर है? तो जीन की डेफिनेशन क्या हो जाती है इस बात पर आते हैं। तो जीन की डेफिनेशन हो जाती है द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस इटसेल्फ in the form of polypeptide and play role in the development of phenotype. This is the definition of gene. Is that clear? जीन अलग से जैसे कुछ नहीं होता, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो अपने आप को इन दी फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड में एक्सप्रेस करता है। और मित्रों पॉलीपेप्टाइड में कैसे एक्सप्रेस होता है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे, मतलब जब हम फंडामेंटल प्रोसेस पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, खासकर रेप्लिकेशन में डीएनए में देखेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो ओवरऑल जीन कैसे करता है ये सब? जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके बनवाता है प्रोटीन, और प्रोटीन किसी न किसी जरिए से कोई ना कोई फिनोटाइप के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। तो इस तरह से फिनोटाइप डेवलप हो जाता है, फिनोटाइप हमें दिखाई देता है। अब फिनोटाइप क्या होता है ये सोच रहे होंगे, गुरु जी फिनोटाइप तो बताओ पहले। तो फिनोटाइप होता है कि जो हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो हमारा फिनोटाइप है। तो जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है जो हमारा इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है,
जो जीन है, अभी आते हैं उस टर्म पर भी आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी फिलहाल तो मैं जीन का बता रहा था, तो जीन समझ में आ गया होगा कि जीन क्या है। जीन डीएनए का वो सेगमेंट है जो अपने आप को पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में एक्सप्रेस करे और वो पॉलीपेप्टाइड अपना रोल प्ले करे इन द डेवलपमेंट ऑफ फिनोटाइप। चलिए, अब जीन टर्म दी तो जॉनसन साहब ने। अब बात आती है अलील क्या है। अलील और एलीलोमॉर्फ अलील और एलीलोमॉर्फ क्या है, इस पे बात करते हैं। मित्रों ध्यान से समझना थोड़ा सा। मान लीजिए कोई जीन है, कोई जीन हो गया, एक जीन ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये एक जीन है जिसका नाम दे दिया मैंने ए जीन। अब ये जीन है, मान लीजिए पॉपुलेशन के अंदर जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 6 पर बैठा है, 6 क्रोमोसोम पर बैठा है, ये सपोज कर लीजिए आप। ह्यूमन के अंदर कोई क्रोमोसोम नंबर 6 पे एक जीन बैठा है, एक जीन है जीन ए। अब इस जीन की कॉपी, अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, मान लीजिए किसी जीन में म्यूटेशन हो गई यहां, तो उस जीन को बोल दिया हमने जिसका फंक्शन बदल गया, इसका फंक्शन अल्टर हो जाए, एक तो वो फॉर्म बन गई, कुछ और फंक्शन हो गया, नॉर्मल वाला नहीं रहा। एक बंदा था जिसके अंदर जीन था, उसके अंदर म्यूटेशन आना होगा, उसी जीन में म्यूटेशन होती है यहाँ, तो मित्रों एक फॉर्म ये हो गई जीन की, एक ही जीन की जिसमें म्यूटेशन यहाँ हुई थी। एक जीन है, किसी बंदे के अंदर म्यूटेशन हुई यहाँ मान लीजिए, तो एक फॉर्म ए जीन की ये होगी, ये भी एक ही जीन था। तो बॉटम लाइन ये है मित्रों, जीन तो ये ए ही है, बट डिफरेंट पोजीशंस में म्यूटेशन की वजह से एक ही जीन की मल्टीपल फॉर्म्स तैयार हो गई ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से जब एक ही जीन की मल्टी फॉर्म्स तैयार हो जाए तो उन फॉर्म्स को हम अलील बोलते हैं, दैट इज अलील, उसको हम अलील बोलते हैं। अब एक बात क्वेश्चन बताइए, क्या जितने भी अलील्स मौजूद है पॉपुलेशन में, क्या उनकी अलग अलग पोजीशन होगी क्रोमोसोम पर या उनकी सेम पोजीशन होगी क्रोमोसोम पर? जैसे मैंने बोला कि ये 6 क्रोमोसोम पर मौजूद था, पहले मान लीजिए क्रोमोसोम ये है, मैंने ये बना दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मौजूद था ये जी ए, तो जाहिर सी बात है जितने भी ह्यूमन होंगे सबके क्रोमोसोम नंबर 6 पर वो इस पोजीशन पर ही मौजूद होगा, क्लियर। और सब में इस जीन में डिफरेंट साइड पर म्यूटेशन की वजह से इसकी डिफरेंट फॉर्म बनी थी जिनको हमने अलील बोला था। तो जो भी अलील है पॉपुलेशन में, क्या ये डिफरेंट पोजीशन पर मौजूद है या सेम पोजीशन पर मौजूद होंगे? सेम पोजीशन पर मौजूद होंगे। ठीक सोचा आपने कि जितनी भी अल्टरनेटिव फॉर्म बनेंगी एक जीन की ड्यू टू म्यूटेशन, वो सारी की सारी फॉर्म सेम साइट पर मौजूद होंगी, उनकी जगह सेम होगी जहां पर वो है, क्योंकि भाई म्यूटेशन से कोई इसकी पोजीशन थोड़ी बदल जाएगी, सीधी सी बात, पोजीशन नहीं बदलेगी। म्यूटेशन तो जीन के इसके अंदर हो रही है, जो अलील की फॉर्म बन रही है, इसकी जो डिफरेंट फॉर्म बन रही है, वो तो इसके अंदर म्यूटेशन की वजह से बन रही है, ये तो इसी साइट पर रहेगा। तो सारे के सारे अलील किसी जीन के एक ही पोजीशन पर मौजूद होते हैं, उनकी एक सिंगल साइट होती है, ये याद रखना। तो ये क्लियर हो गया है आपके अलील भी, एलीलोमॉर्फ भी। अब बात आता है, जो आती है बात कि जीनोटाइप क्या है। अब बात करते हैं मित्रों जीनोटाइप। मैं थोड़ा इसको भी ना मित्रों मिटा देता हूं। एक्चुअल में जो चल रहा है टर्मिनोलॉजी चल रही है,
हम बात टर्मिनोलॉजी को समझा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी में जीनोटाइप ये है। हाँ तो मित्रों हम बात कर रहे थे जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप क्या है? तो किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप हमने बोला जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीनोटाइप। अब तो जीनोटाइप जो हो सकता है, मैं यहां लिखता हूं जीनोटाइप को, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज जीनोटाइप। और जीनोटाइप मित्रों तीन तरह का होता है। अच्छा, टर्म तो मैं बता चुका हूं कि जीनोटाइप टर्म किसने दी थी, फिनोटाइप टर्म किसने दी थी। जीनोटाइप और फिनोटाइप जो टर्म थी वो मित्रों जॉनसन साहब ने दी थी बैक, और जीन टर्म भी उन्होंने दी थी। यह है तीन तरह के, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, ये तीन तरह के होते हैं। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस होता है मित्रों, हमें ये तो पता है कि बंदा इंडिविजुअल होता है, वो जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब ये कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होंगे वो पेयर में मौजूद होंगे। तो मतलब कोई इंडिविजुअल है जो डिप्लॉइड है, ट्वेन है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होंगे, या मैं क्रोमोसोम ऐसे बनाता हूं, इस तरह से थोड़ी सी, वो पेयर में मौजूद होगा। मान लीजिए पेयर है किसी क्रोमोसोम का, तो होमोजाइगस समझिए। होमोजाइगस का मतलब है अगर दोनों क्रोमोसोम्स पर अलील बोलो या जीन बोलो वो सेम हो। सेम मतलब या तो कंडीशन ये हो, या तो दोनों डोमिनेंट हो, या फिर दोनों रिसेसिव फॉर्म में हो। किसी डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर अगर क्रोमोसोम पर जीन्स जो है या तो डोमिनेंट फॉर्म में हो दोनों, या रिसेसिव फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। कि बंदा कैसा है, कंडीशन कैसी है जीनोटाइप की, होमोजाइगस कंडीशन। एक होती है कंडीशन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब है अगर क्रोमोसोम्स पर जो जीन अलील मौजूद है वो कंडीशन डिफरेंट है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस कंडीशन। जीनोटाइप की ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। और जब दोनों अलील या जीन सेम हो, जब अलील या जीन सेम हो तो उस कंडीशन को बोला जाता है होमोजाइगस कंडीशन। अब यह तीसरी है हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन क्या है? बंदा तो इंडिविजुअल, वो बंदा तो है डिप्लॉइड, मतलब जो इंडिविजुअल है वो डिप्लॉइड है, 2n है, ठीक है, जिसके अंदर दो क्रोमोसोम मौजूद है, और दो क्रोमोसोम मौजूद है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। तो जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना क्रोमोसोम का, वो दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस का मतलब उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है। एक क्रोमोसोम जैसा है बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर होगा दूसरा वाला क्रोमोसोम, और जिन क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो बंदा है डिप्लॉइड, उसके अंदर क्रोमोसोम पेयर में मौजूद है, ठीक है। अगर कंडीशन ये हो बंदा तो हो डिप्लॉइड, लेकिन क्रोमोसोम पर जीन, उसकी बॉडी में जीन प्रेजेंट हो एक ही किसी चीज के लिए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमीजाइगस। कैसे? मित्रों अगर आप ह्यूमन मेल और फीमेल को ऑब्जर्व करो तो मेल के अंदर जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम का
वो होता है XY, और जो फीमेल में होता है वो होता है XX। तो एक तो क्रोमोसोम हो गया X और एक Y, इसके अंदर दोनों क्रोमोसोम है, दोनों X है, मतलब जो दोनों जीन है वो ये है X, और इसके अंदर जो मौजूद है क्रोमोसोम XY, इसके अंदर XX। ठीक है, तो क्या ये होमोलोगस दिख रहे हैं? ये तो होमोलोगस नहीं है, एक जैसे नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं Y छोटा होता है, X बड़ा होता है क्रोमोसोम। तो इन पर तो एक एक जीन ही मौजूद होगा भाई, जो X पर मिलेगा वो Y पर थोड़ी मिलेगा, क्योंकि होमोलोगस ही नहीं है। ऐसा तो उनमें होता है ना जो होमोलोगस रखते हैं, होमोलॉजी रखते हैं दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ तो होमोलॉजी ये रख ही नहीं रहे। जब यहाँ होमोलॉजी नहीं रख रहे तो इस पर जो जीन होगा X पर, X क्रोमोसोम पर, वो Y पर नहीं होगा, और जो Y पर होगा वो X पर नहीं होगा। मतलब बंदा डिप्लॉयड है, लेकिन उसके बाद भी जो जीन है वो सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है, केवल मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर। बंदा डिप्लॉयड है, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है और क्रोमोसोम 2 है, लेकिन एक्चुअल में दोनों जो क्रोमोसोम है वो होमोलॉजी नहीं रखते, उनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है। तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ना होने की वजह से X पर जो जीन होगा वो अलग होगा और Y पर जो होगा वो अलग होगा, मतलब सिंगल जीन होंगे। और जब डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर जीन सिंगल मौजूद हो तो उसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। हेमी मीन्स हाफ, बोले तो हाफ आधा, हेमी मीन्स हाफ। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा ह्यूमन मेल, वैलिड। लेकिन अगर हम बात करें तो फीमेल के केस में, तो फीमेल के अंदर तो होमोलॉजी है, XX है। अब होमोलॉजी है तो जो जीन X पर जहां बैठा है वो जीन दूसरे X पर वहीं बैठा होगा, तो एक जीन की 2 कॉपी मिल जाएंगी आपको ह्यूमन फीमेल के अंदर, लेकिन कभी भी मेल के अंदर एक जीन की 2 कॉपी नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? इसीलिए ये कंडीशन कहलाती है जीनोटाइप की हेमीजाइगस, और इसका एग्जांपल है ह्यूमन मेल। इज दैट क्लियर? एक चीज और मित्रों, एक आता है फिनोटाइप, लेकिन एक चीज और है फिनोटाइप में, पहले वो चीज समझ लीजिए क्या है, वो बता देता हूं। किसी भी बंदे के एक्सप्रेशन में फिनोटाइप के डेवलपमेंट में काम रोल प्ले करेगा जीनोटाइप और एनवायरनमेंट। मतलब अब बात आते हैं हम फिनोटाइप, अब बात करते हैं फिनोटाइप। ध्यान रखकर मित्रों यही देखें इसको, फिनोटाइप क्या है मित्रों? जो हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वो हमारा फिनोटाइप होता है, ठीक है। और इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के डेवलपमेंट में रोल होता है 2 चीजों का। एक तो रोल होता है फिनोटाइप के डेवलपमेंट में जीनोटाइप का, और एक रोल होता है एनवायरनमेंट का। फिनोटाइप के डेवलपमेंट में 2 चीजों का रोल है, जीनोटाइप का और फिनोटाइप का। ये दोनों मिलकर, इन दोनों की वजह से आता है फिनोटाइप, ठीक है। मतलब इस तरह से समझिएगा, ये आपको तब समझ में आएगा जैसे मान लीजिए किसान गेहूं की फसल लगाना चाहता है, वीट की फसल लगाना चाहता है, और वीट का वो बहुत अच्छी वैरायटी का वीट लाया है, जिसका अच्छी वैरायटी से मतलब है जिसका जीनोटाइप बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम क्वालिटी का है, बहुत मतलब बढ़िया है। वो वीट लाया, सीड लाया, उसने खेत में अपने में सीड डाला, फसल लगाने के लिए डाल दिया, उसको वो प्रॉपर टाइम दिया, मतलब प्रॉपर उसको टाइम टू टाइम उसकी देख रेख की, पानी दिए, खाद दिया, और जो चीज़ें नेसेसरी थी वो दिया, कीटनाशक वगैरह दी। तो जाहिर सी बात है कि अच्छी क्वालिटी का वीट है, उसने लगाया है अपने फील्ड में, तो उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी क्वालिटी की होनी है, नो डाउट। मानते हो इस बात को कि अगर अच्छी क्वालिटी का वीट लगा है फसल लगाने के लिए, और हमने एनवायरनमेंट भी उसका ठीक ठाक रखा है, तो उसका होगा ये
कि वो फसल अच्छी प्रोडक्शन देगी, ठीक है। इसका मतलब उसमें दोनों चीजों का रोल है, उसके फिनोटाइप में आने में दो चीजों का रोल है, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट। अगर कोई ऐसे करे, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी वैरायटी का जीन तो ले, वो सीड तो ले आया, फसल में लगा दिया और एक भी दिन पानी ना दे फसल में, तो क्या प्रोडक्शन आएगी? अच्छी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एनवायरनमेंट आपने खराब कर दिया उसका। एनवायरनमेंट खराब है तो जीनोटाइप कितना भी उत्तम क्वालिटी का हो उससे कोई मतलब नहीं है, कितना भी बेस्ट क्वालिटी का हो उससे कोई मतलब नहीं है, फिनोटाइप का डेवलपमेंट नहीं होगा जो होना था। क्लियर? अब मान लो आप खराब वैरायटी का, या कोई किसान खराब वैरायटी का गेहूं ले आया और उसने खेत में लगा दिया और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा किया, बहुत रखरखाव किया, उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैंने बोला फिनोटाइप की डेवलपमेंट में मतलब दो चीज़ों का रोल होता है, जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप है जो हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जो हम दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई भी चीज़ आपको एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी दिखाई दे रही है, दैट इज फिनोटाइप। चलिए, बाकी फिनोटाइप टर्म किसने दी? फिनोटाइप टर्म दी किसने मित्रों? जॉनसन साहब ने, क्योंकि जॉनसन साहब ने ही टर्म दी थी। 3 जीन उन्होंने बताया, जीनोटाइप उन्होंने बताया, फिनोटाइप उन्होंने बताया। बैटसन साहब ने जो चीज़ दी, मतलब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बात को ताकि दिमाग में बात हमारे आंखों के सामने जल्दी जल्दी चीज़ें आए। बैटसन ने एक तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एक इन्होंने बताया था होमोजाइगस टर्म भी इन्होंने दी, एक टर्म दी हेट्रोजाइगस टर्म इन्होंने दी, एक टर्म इन्होंने अलील दी, बैटसन साहब ने, ठीक है। 4 चीजों में योगदान दिया जेनेटिक्स के अंदर के, 4 कॉन्ट्रीब्यूशन। अगली बात और चीज 4 नहीं, मतलब फादर को इसी वजह से बोला गया, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है बैटसन साहब के। जॉनसन साहब की हम बात करते हैं। जॉनसन ने जीन बताया, टर्म जीन दी, जीनोटाइप बताया, टर्म और फिनोटाइप बताया। इसका मामला बताया जॉनसन साहब ने। इस जीन को क्या बोलते थे मेंडल साहब? इस जीन को बोलते थे मेंडल साहब क्या? फैक्टर। सीधी सी बात है, क्योंकि तब तक तो कुछ डिस्कवर्ड हुआ नहीं था, ठीक है ना। मित्रों, डीएनए की अगर हम देखें ना, जो वॉटसन क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए का, वो खुद 1953 में आया है। आप देखिए, जो भाई जीन बैठा कहाँ है? डीएनए पर। तो लोगों को तो उस टाइम यही नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है, कैसा होता है। तो जीन की तो बात छोड़ दो, डीएनए का ही नहीं पता था कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, क्या है। तो जीन का तो मतलब बता ही नहीं सकते थे। वैलिड है। अब जीन जो खुद है, ये खुद जीन मतलब डीएनए जो डिस्कवर्ड हुआ, जो डबल हेलिकल मॉडल आया था वॉटसन क्रिक साहब का, वो खुद आया 1953 में, समझिए। और मेंडल साहब ने बातें की, ये सारी चीजें कर चुके थे वो 1857 से लेकर 63 तक। मतलब हम बात करें 1865 में उन्होंने, इससे पहले 1865 से पहले ये सारी चीजें डिस्कवर कर ली थी, बताने वाले थे। पब्लिश हुआ था 1865 में। तो बताओ कैसे उन लोगों की समझ में आती मेंडल की बातें मित्रों उनकी समझ में आती ही नहीं, क्योंकि इतना उनका अंदर पोटेंशियल ही नहीं था कि जो मेंडल की बातों को वो समझ पाए। मेंडल अब जब होता है ना, तो किसी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो और लोग जिनको हम समझा रहे हैं उनको हम समझाएं अपनी बात को, और जिनका पोटेंशियल बहुत लो है, तो मित्रों उनकी समझ में बात आएगी नहीं, सीधी सी बात है। तो जिसकी वजह से इनकी जो काम था उसको रिजेक्ट किया गया उस टाइम, और बाद में उस काम को फिर मतलब एक तरह से उनको तारीफ की गई उस काम की कि मेंडल ने जो काम किया उनका, और बाद में उनको मेंडल साहब को क्रेडिट दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया।
ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक तो हो गया ये मामला। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या टर्मिनोलॉजी बड़ी जरूरी है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, सेमीजाइगस की बात हम कर चुके हैं। एक टर्म है मित्रों फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, फिनोकॉपी क्या है मित्रों? फिनोकॉपी, फिनो का मतलब होता है फिनोटाइप और कॉपी का मतलब होता है सेम। करते हो ना किसी चीज की कॉपी, कॉपी किया, कहीं रखना है आपको किसी ड्राइव में, वहां पे सेंड कर दी कॉपी। कॉपी माने सेम, कॉपी मतलब सेम, फिनोटाइप सेम। तो फिनोकॉपी का मतलब होता है व्हेन, जब दो डिफरेंट जीनोटाइप, जब दो डिफरेंट जीनोटाइप दो डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर रहकर सेम फिनोटाइप दें, तो इस चीज को हम कहते हैं फिनोकॉपी। मैंने क्या बोला? जब दो डिफरेंट जीनोटाइप दो डिफरेंट एनवायरमेंट में रहकर, एनवायरमेंट में डिफरेंट रखे हुए हैं, उनके जीनोटाइप क्या है? डिफरेंट है, एनवायरमेंट क्या है? डिफरेंट है, लेकिन फिनोटाइप उनका सेम आए इसके बाद भी, तो उस चीज को हम बोलते हैं मित्रों फिनोकॉपी। इज दैट क्लियर? एक टर्म आती है हाइब्रिड विगर, एक टर्म आती है हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर क्या है? तो हाइब्रिड विगर होता है कि जब ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो जाए, मतलब किसी कैरेक्टर में जो ऑफस्प्रिंग है पेरेंट्स से सुपीरियर है, जो पेरेंट्स थे उससे सुपीरियर है, तो ऑफस्प्रिंग का सुपीरियर होना कंपैरेटिव टू पेरेंट्स, ये कंडीशन कहलाती है हाइब्रिड विगर। और ये होती किस वजह से है? ये होती है मित्रों हेटेरोजाइगस की वजह से, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से होती है, होमोजाइगस की वजह से नहीं होती। याद रखना, हमेशा हाइब्रिड विगर जो होता है वो केवल और केवल हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से होती है। ठीक है, इसको और क्या होती है मैंने बताया कि जब ऑफस्प्रिंग पेरेंट के कंपैरिजन में किसी भी कैरेक्टर को लेकर सुपीरियर है, जब ऑफस्प्रिंग पेरेंट के कंपैरिजन में सुपीरियर हो, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइब्रिड विगर, और वो हो सकती है केवल हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से। और अगर इस सुपीरियर क्वालिटी को हम बार बार कम, मतलब सुपीरियर क्वालिटी को कम करना चाहते हैं, तो क्या? इनब्रीडिंग कराते रहिए। इनब्रीडिंग, जब इनब्रीडिंग कराते रहेंगे, इनब्रीडिंग का मतलब मित्रों एनिमल्स के केस में तो यूज कर देते हैं टर्म इनब्रीडिंग मोस्ट ऑफ, और प्लांट के केस में यूज करते हैं जैसे सेल्फिंग। जैसे हम प्लांट के केस में यूज करेंगे सेल्फिंग, कि हमने सेल्फिंग कराई, तो एनिमल के केस में यूज करते हैं इनब्रीडिंग, क्योंकि वहां सेल्फिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल होता है। आपको पता है जो हायर एनिमल्स हैं दोज आर यूनिसेक्सुअल, तो सेल्फिंग तो होती नहीं है। प्लांट में जो सेल्फिंग होगी वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगी, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर मटर का था। परंतु एक चीज और याद रखना, एक कैरेक्टर ये भी था जिसकी वजह से मटर का पौधा लिया गया, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मटर में होते हैं, इसकी वजह से मटर को सिलेक्ट किया गया। तो 4 कैरेक्टर हो गए। एक तो कैरेक्टर था कि जी जो है शॉर्ट लाइफ स्पान है, एक कैरेक्टर ये हो गया कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर ये हो गया मोर प्रोजेनी, और एक कैरेक्टर बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपके कि 4 कैरेक्टर के बेस पर पी प्लांट सेलेक्ट किया गया। लेकिन वास्तविकता ये है ऐसा कुछ नहीं था, मेंडल साहब को नहीं कुछ ऐसा पता था, बट एनसीईआरटी में दिया है तो आंसर वही लगाना है जो एनसीईआरटी में अगर नीट वाले बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है, वही याद। तो हाइब्रिड विगर मैंने बता दिए। एक है मित्रों इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये है कि जब
देखो हमने ये तो माना कि हाइब्रिड फिगर अगर सुपीरियर क्वालिटी है किसी बंदे के अंदर तो वो हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से होगी। तो जब कोई बंदा या जब कोई इंडिविजुअल सुपीरियर क्वालिटी का हो और बार बार जनरेशन टू जनरेशन इनब्रीडिंग हो रही है उसमें, मतलब एक तरह से जैसे मैंने बताया पौधों में सेल्फिंग करते हैं, लेकिन इनब्रीडिंग मतलब इनब्रीडिंग हो जाए तो उसकी वजह से जो क्वालिटी है सुपीरियर क्वालिटी वो घटती चली जाती है, घटती चली जाएगी और उस चीज को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सुपीरियर क्वालिटी का कम होना ड्यू टू इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है पहले समझो। इनब्रीडिंग का मतलब है जैसे शादियां होती हैं मित्रों, जैसे किसी की शादी चाचा की लड़की से या चाचा के लड़की से हो गई, बुआ के लड़के से हो गई, मतलब रिलेटिव्स में शादी होना, वो इनब्रीडिंग कहलाता है। बिल्कुल ब्लड जिसमें थोड़ा हो, जिसमें जीनोटाइपिक रिलेशन है हमारा, रिलेटिव्स में मैरिज जब हो जाती है तो और उसके बाद जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो वो इनब्रीडिंग की वजह से वहाँ पर इनब्रीडिंग देखने को मिलती है, वो इनब्रीडिंग है। तो उसकी वजह से भी जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये है, बेस्ट क्वालिटी का कम हो जाना इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने बताया है ये सब समझ में आ ही गया होगा। बाकी बातें जो हैं वो अब करेंगे हम मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए ठीक है मित्रों, आप ये सब देखें अच्छी तरह से और पढ़ें। ठीक है, ओके मित्रों, बाय।